डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। वंश वृक्ष के बारे में तो आपने सुना ही है। आज हम जीवन वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। द ट्री ऑफ लाइफ, द डोमेन्स, 3 डोमेन्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हम सबकी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, यानी पूरी वसुधा को कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में देखा जाता है। आज उसके वैज्ञानिक कारण को भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से आप देखिएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। पूरी वसुधा के सभी जीवों को एक कुटुंब का स्वरूप क्यों दिया गया है हमारी भारतीय संस्कृति में, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। सन 1990 में कार्लूस साहब ने अपने सहयोगियों के साथ, कार्लूस साहब मॉलिक्यूलर इवोल्यूशनिस्ट थे, यानी कि उन्होंने इवोल्यूशन को, जैव विकास का अध्ययन मॉलिक्यूलर लेवल पे किया था और उनका मेन फोकस था, जिस पर उन्होंने अध्ययन किया और जिस नतीजे पर पहुंचे, उसका जो मेन फोकस था वो था राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, जितने जीव जगत में जितनी भी जातियां पाई जाती हैं, सब में राइबोसोमल आरएनए का एक ही काम है, वो है राइबोसोम का निर्माण करना। एक बात। दूसरी बात, राइबोसोमल आरएनए जो पूरे जीव जगत में पाया गया, उसका जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, उसी पर कार्लूस और उनके सहयोगियों ने फोकस किया और पाया कि उस क्रमबद्धता के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड के क्रम के आधार पर, हम संपूर्ण जीव जगत को 3 डोमेन्स में बांट सकते हैं। केवल उन्होंने आरएनए पर ही फोकस नहीं किया था, साथ ही साथ उन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड पाई जाती है, उस पर, उसकी सेंसिटिविटी और एंटीबायोटिक से उसकी क्रिया को भी देखा था। लेकिन जो मेन फोकस था वो राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम के अध्ययन के आधार पर उन्होंने पाया कि संपूर्ण जीव जगत को 3 डोमेन्स में बांटा जा सकता है। डोमेन कहते हैं एन एरिया ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी, एक बड़ा ग्रुप। तो वो बड़ा ग्रुप किससे बड़ा ग्रुप? किंगडम से भी बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा। हमने पिछले उसमें क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो थी किंगडम, और किंगडम से भी बड़ा डोमेन होता है। तो 3 डोमेन्स में पूरे जीव जगत को बांटा, पूरे संसार के जीव जगत को। 3 डोमेन्स कौन कौन से थे? डोमेन यूकारिया, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया। इसके पहले क्या था कि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया को एक ही किंगडम मोनेरा में रखा गया था, लेकिन उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के अध्ययन के बाद बताया कि नहीं, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, बल्कि डोमेन आर्किया डोमेन यूकैरिया के ज्यादा करीब है बनस्पत डोमेन बैक्टीरिया के, जबकि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट है, ये अलग है। लेकिन ये दोनों प्रोकैरियोट्स आपस में ज्यादा भिन्नता रखते हैं, आर्किया और यूकैरिया ज्यादा निकटता रखते हैं। ये एक नई बात पता चली, और इसका उन्होंने कारण क्या बताया, कि किसके आधार पे बताया? राइबोसोमल ये जरूर ध्यान रखिएगा, राइबोसोमल आरएनए पर अध्ययन करके कार्लूस साहब ने इस पूरे जीव जगत को 3 डोमेन्स में बांटा था। आगे समझाने से पहले एक बार आप सब इसको ठीक से सारे बच्चे लिख लें, इसके बाद मैं इसके आगे की बात बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। समस्त जीवों को हम सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर 2 कैटेगरी में रखते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का अर्थ होता है, यू का अर्थ होता है वेल डेवलप यानी कि गुड, कैरियोट्स का अर्थ होता है कैरियन मतलब कि न्यूक्लियस, प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव यानी कि आद्य यानी कि प्रारंभिक, और कैरियन का अर्थ होता है
न्यूक्लियस। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये प्रोकैरियोट्स का है और ये पूरा जो ग्रुप है वो यूकैरियोट्स का है। इन सब की उत्पत्ति से लेके और आज तक की जो यात्रा है कुछ मिनटों में चलिए हम लोग करते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति यानी कि उसके पहले की बात अगर करें तो पृथ्वी की आयु जो है बिलियन मानी जाती है, बिलियन ईयर्स मानी जाती है। 4.6 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ अर्थात 1 अरब होता है। तो 4 अरब 60 करोड़ साल आयु मानी जाती है किसकी? पृथ्वी की। और उसके बाद 3.8 to 3.9 बिलियन ईयर्स एगो लगभग ये माना जाता है कि 3.8 से लेकर 3.9 बिलियन वर्ष पहले प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी महासागर में, जिसका नाम दिया गया लूका। लूका अर्थात लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सब का पूर्वज यह लूका है, LUCA। कब ये बना? 3.8 to 3.9 ये वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं इस बात के कि इतने वर्ष पूर्व लगभग यह प्रथम कोशिका का जन्म महासागर में हुआ। इसके बाद ये कोशिका कुछ वर्षों तक वैसे ही बनी रही, काफी वर्षों तक। उसके बाद उसमें थोड़ी सी भिन्नता आई। भिन्नता आने के बाद इनकी 2 शाखाएं बनी। जाहिर है जैसे ही भिन्नता आएगी तो उसमें डिफरेंशिएशन के आधार पे 2 हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 शाखाएं बनी। एक शाखा इधर गई जिधर से 2 डोमेन्स बने, यूकैरिया और आर्किया। ये दोनों शाखाएं एक गई और दूसरी शाखा इधर गई जो डोमेन बैक्टीरिया बनाया। लेकिन इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर ये थे यहां पर, यानी कि ये दोनों शाखाएं जहां से निकली वहां पे ये कॉमन एंसेस्टर ये था जहां से ये दोनों शाखाएं निकली। अब आप ध्यान दें कि एक शाखा से डोमेन बैक्टीरिया बना और दूसरी शाखा से दोनों डोमेन यूकैरिया और आर्किया बने। इसलिए आर्किया और यूकैरिया ज्यादा सिमिलर हैं, ज्यादा समानता रखते हैं। तो आगे जब ये बने तो ये डोमेन यूकैरिया जो सबसे ज्यादा विकसित आज की डेट में है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जीवों का वह समूह है जो एक कोश के होता है और सुकेंद्र के होता है। यूकैरियोट्स होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्ट, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को अवपंक कवक कहते हैं। यह फंजाई से मिलता जुलता है लेकिन मोस्टली ज्यादातर एक कोश के होते हैं, जलीय होते हैं। और जो जलीय इकोसिस्टम होता है उसमें ज्यादातर में ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, मृतोपजीवी का काम करते हैं। इसमें से कुछ परजीवी भी होते हैं। इसके बाद एनिमल्स, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। फंजाई, आप जानते हैं कि ये हरे रंग के नहीं होते, इसलिए ये मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते। एंड प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो कि स्वपोषी होते हैं। इन तीनों को एनिमल्स, फंजाई और प्लांट्स को क्राउन स्पीसीज कहा गया। सबसे ज्यादा डेवलप हुई है ये, सभी जीव जातियों में सबसे ज्यादा विकसित हुई। ये है डोमेन यूकैरिया। इसके बाद जो दूसरा दोनों डोमेन्स हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ध्यान दें कि हमारा जो प्रथम जीव था यह भी माइक्रोस्कोपिक था, सूक्ष्म जीव था। और आपको मैं बता दूं कि 80% लाइफ पूरे हिस्ट्री की अगर बात करें, पूरे हम ट्री ऑफ लाइफ में पूरी हिस्ट्री की बात करें लाइफ की, तो 80% लाइफ माइक्रोबियल लाइफ है। यानी कि 80% जो जीव थे इस धरती पर, उनका अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो 80% में केवल माइक्रोबियल आते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वही आते हैं। आज भी
ये कम नहीं है। आज भी अगर एस्टिमेट किया जाए 2.5 इंटू 10 टू द पावर 30 सेल्स हैं अभी भी पृथ्वी पर, ये कम नहीं होता। आप इसको लिख के देखें, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 30 सेल्स माइक्रोबियल लाइफ की आज भी ये डोमिनेंट है। बस इतनी सी बात है कि ये हमको दिखते नहीं है। और कहाँ नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र, कहाँ नहीं है? वहां भी है जहां हम आप उम्मीद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, वे देखिए कहां कहां पाए जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम हैलोफिल्स अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम, अत्यधिक, हैलोफिल्स मतलब लवणीय, ऐसा खारा पानी जिसको हम आप बिल्कुल पीने को कौन कहे, बहुत ही खारा पानी होता है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? हाइपरथर्मोफिल्स। हाइपर मतलब अधिक, उच्च, हाइपो का अर्थ निम्न, हाइपरटेंशन उच्च ताप, हाइपोटेंशन निम्न होता है, हाइपो का अर्थ ही होता है निम्न। तो हाइपर का मतलब उच्च हो गया, थर्मो का अर्थ हो गया टेम्परेचर हो गया, फिल्स का मतलब हो गया लविंग हो गया। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव जो अत्यधिक उच्च ताप पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया 80 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से 80 डिग्री सेल्सियस पर। आप सोचें 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये रहते हैं, जहां पर सामान्य जीवन संभव नहीं है, ये नहीं रह सकते। नेक्स्ट वन मेथेनोजन। मेथेनोजेंस, जेन का अर्थ होता है निर्माण, कोई चीज बनाना। क्या बनाना? मिथेन, मिथेनोजन इसीलिए इसका नाम है। ये ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से अनाक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जहां पे इनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल गोबर गैस। गोबर गैस का जो मुख्य संगठक होता है वो मेथेन होता है, और मेथेन CH4 बनता है मेथेनोजेन से। साथ ही साथ जो रूमिनेंट्स होते हैं, ऐसे जानवर जिनकी आंतों को रूमेन कहा जाता है, उसमें भी अनाक्सी श्वसन करने वाले मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जिससे मेथेन बनती है। तो ये सारे के सारे जितने हैं जिनको डोमेन आर्किया में रखा गया, आर्किया मतलब होता है प्राचीन और एकदम विषम परिस्थितियों में रहने वाले ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो बात ध्यान दें कि ऐसा संभव क्यों हुआ? ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वह विशेष प्रकार की होती है, वो सामान्य बैक्टीरिया से अलग होती है, इसलिए इन कठिन परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन समान हमारे ज्यादा है, हमसे इनकी सिमिलरिटी ज्यादा है। क्या सिमिलर है? राइबोसोमल RNA, जिनसे ये राइबोसोम बनता है, वह RNA हमसे ज्यादा करीब है, हमसे ज्यादा सिमिलर है, इसलिए हमारे ज्यादा करीब है। आगे बात करते हैं डोमेन बैक्टीरिया की, जिसके अंतर्गत जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं वे आते हैं। इसमें जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो टर्म्स होते हैं, ये और कुछ नहीं है, उसका ग्राम स्टेन होता है, ग्राम साइंटिस्ट का नाम है। तो जो ग्राम स्टेन लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप है, मेजर ग्रुप है प्रोटियोबैक्टीरिया। एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, यानी कि नील हरित शैवाल को, जिसमें नोस्टा के नबीना आता है। इसको आप देखे होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया। आजकल धान का सीजन है, आप धान के खेत में चले जाइए, आपको काई मिलेगी जो काफी स्लिपरी होती है, बहुत फिसलन होती है, उस पर अगर आपका पैर पड़ जाए और सावधानी से आप न खड़े हो तो फिसल के गिर जाएंगे, वो साइनोबैक्टीरिया होता है। एक चिपचिपा सा होता है, हरे रंग का होता है, आप लोग जरा सा देखिएगा, धान के खेतों में बहुत मिल जाएगा इस समय। तो वो साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। नोस्टाक और एनाबिना एक सामान्य उदाहरण है। यहाँ पर दो बातें खास ध्यान दीजिएगा कि एक क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों आते हैं डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत, लेकिन पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में आज की डेट में। ये बड़ी खास बात है, आप जरा ध्यान दें कि यहां पर क्लोरोप्लास्ट लिखा है, यहां पर बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, दोनों आते हैं डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत, लेकिन
पाए जाते हैं कहाँ? एनिमल्स और प्लांट्स में। तो इसके पीछे का क्या मामला है? इसके पीछे का मामला यह है कि बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब महासागर में ये सब अलग अलग थे, ध्यान रहे, एनिमल सेल, प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब अलग अलग थे। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ने इनसे दोस्ती की, कहा भाई हमसे दोस्ती कर लो, हम आपके काम आएंगे। तो प्लांट सेल ने पूछा कि हमारे आप किस काम आओगे? तो क्लोरोप्लास्ट ने कहा मैं आपको खाना बना के दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा भाई आप मेरे किस काम आओगे? कहे मैं आपको एनर्जी दूंगा खूब, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। तो कहे ठीक है, आपका स्वागत है। तो इन दोनों ने पूछा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने, कि बदले में मुझको आप क्या दोगे? तो इन सेल्स ने कहा कि बदले में मैं आपको रहने के लिए घर दूंगा, सुरक्षा दूंगा, वो सारी चीजें दूंगा जो आपको चाहिए बदले में। मामला तय हो गया। आज की डेट में एनिमल्स और प्लांट्स में एंडोसिम्बायोसिस के रूप में ये दोनों ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बिल्कुल अलग है। इस बात के पूरे प्रमाण है कि ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि इन दोनों में अपना इनका डीएनए होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इनका अपना डबल सर्कुलर डीएनए होता है, इनका अपना। साथ ही साथ इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम। तो इनका अपना डीएनए और 70S राइबोसोम, ये दोनों का दोनों इनको इस बैक्टीरिया के समतुल्य ले जाता है। यानी कि ये बैक्टीरिया के समतुल्य होते हैं ये दोनों। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसलिए डोमेन बैक्टीरिया में इनको रखा गया। लेकिन बाद में इन्होंने सेल विथ इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका के रूप में रहना स्वीकार किया। किसके? प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ने। लेकिन एनिमल सेल में जब ये क्लोरोप्लास्ट आया तो किसी बात पे इसका लाइसोसोम से झगड़ा हो गया। तो लाइसोसोम ने क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर दिया। किसमें? एनिमल्स में। इसलिए एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट आज नहीं पाया जाता। अगर लाइसोसोम से झगड़ा न हुआ होता इसका, तो आज हम लोगों में भी क्लोरोप्लास्ट होता। तो जैसे कोई मिल गया, पिक्चर आपने देखा है ना, उसमें एलियन आता है, वो धूप में खड़ा होके एनर्जी ले लेता है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों के साथ आज सचमुच का होता कि हम आप भी धूप में खड़े हो जाते और भोजन बन जाता। खाने पीने की झंझट की कोई जरूरत नहीं रहती। तो ये पूरा का पूरा प्रमाण है, ये दोनों प्रमाण है कि 70S राइबोसोम और इसका अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इसमें स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यह हमारे कोशिका के केंद्रक के द्वारा सीधे नहीं नियंत्रित होता, बल्कि यह स्वतः जनन के द्वारा खुद बनते हैं और मदर सेल में बनते हैं, डॉटर सेल में चले जाते हैं। ये एक बड़ी विशेष बात है, बड़ी खास बात है। लेकिन अब ये आप प्रश्न हो सकता है कि भाई ये दोनों रहते हैं, अगर मान लीजिए घर छोड़ के चले जाए तो आज ही अगर मामला भी बिगड़ जाए किसी बात पे, कह दें नाराज होकर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की अब मैं नहीं रहने वाला, मैं निकलूंगा, तो ध्यान रहे कि कोशिका के बाहर ये दोनों जनन नहीं कर सकते। यानी कि इनका द्विगुणन कोशिका के भीतर ही हो सकता है, कोशिका के बाहर नहीं हो सकता। तो कोशिका में रहना इनकी मजबूरी है, एक बात। दूसरी बात, थोड़ी देर के लिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया निकल जाए तो क्या हमारी कोशिका ऊर्जा के अभाव में मर जाएगी? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है, यह बात ठीक है। लेकिन इसके पहले हमारे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है, जिसमें 4 एटीपी बनती है, 2 खर्च हो जाती है, 2 का नेट प्रॉफिट होता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, 38 एटीपी प्राप्त होती है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया अगर आज की डेट में हमारी कोशिकाओं से निकल जाए तो क्या होगा कि हमें ऊर्जा कम मिलेगी, तो जो हम अब ऐसा शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़ते हैं वो पैसेंजर ट्रेन हो जाएंगे। ऊर्जा कम मिलेगी लेकिन खत्म नहीं होंगे। एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज काफी सुस्त हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो ये बड़ी खास बात है कि सेल विद इन सेल के रूप में ये दोनों ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आज भी पाए जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया, इवन माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट का थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा सा अंतर है। एनिमल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको क्रिस्टी कहते हैं, और प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो फिंगर लाइक क्रिस्टी होते हैं उसका थोड़ा अलग से होता है, ट्यूबली कहते हैं, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है, वो अंतर होता है। तो ये चीजें पाई जाती हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस पूरे प्रकरण में मैंने कहीं वायरस का नाम नहीं लिया, आपने ध्यान दिया होगा, वो इसलिए क्योंकि वायरस सजीव होते ही नहीं। वायरस की विशेषता होती है, विषाणु की विशेषता होती है कि शरीर के बाहर ये निर्जीव होते हैं और जब हमारी कोशिका में पहुंचते हैं तब ये सजीवों जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसलिए हमने वायरस का इस पूरे में कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको नई और एकदम से कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आप जाने होंगे। अगर वास्तव में आपको नई जानकारी मिली है तो लाइक तो जरूर कर दें, सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट्स जरूर लिखें और पढ़ते रहें। आपके कमेंट और लाइक से हमारे वीडियो अच्छे बनते रहते हैं, हमको पता लगता है कि हमारी बात आप तक सही तरीके पहुंच रही है। सो थैंक यू।